नमस्कार। योग कला, विज्ञान और दर्शन शास्त्र का एक अनूठा संगम है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। मगर जहाँ हम विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ दिमाग में पहली चीज़ आती है कि वहाँ एवोल्यूशन होगा, यानी विकास होगा। जब हम आज की अवस्था में, जैसे हम आज अभ्यास कर रहे हैं, आसनों को देखते हैं, तो हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हमारे तमाम योगियों ने कई बार अभ्यास करके, पुनर्अभ्यास करके, रिसर्च करके, रिसर्च करके आज के योग को यहाँ तक पहुँचाया है। इस पूरी श्रृंखला में डॉक्टर BK सायंगर का एक अभूतपूर्व स्थान है। उन्होंने इस बात को बड़ी बखूबी समझा, निभाया और लोगों तक पहुँचाया कि आसन जो दिखने में बड़े आसान लगते हैं, सही मायने में किए गए तो ये आत्मदर्शन की ओर ले जाते हैं, मगर अगर ज़रा भी गलती से उनमें चूक रह गई तो ये आपको अस्पताल भी पहुंचाते हैं। इस श्रृंखला के ज़रिए हमारा ये प्रयास है कि हम आपको योग के वैज्ञानिक स्वरूप का बहुत ही अच्छी तरीके से परिचय कराएं और ये भी सिखाएं कि आप इसका आधार बनाकर कैसे आसनों को भली भांति कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको सबसे पहले कर्ण पीड़ासन सिखाने जा रहे हैं। कर्ण पीड़ासन के लिए आप देख सकते हैं हमने एक स्टिकी मैट का इस्तेमाल किया है और कुछ ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल किया है। नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स डिपेंड करती हैं आपकी हाइट, आपकी गर्दन की स्टिफनेस या लिमिटेशंस पर। आप ताड़ासन से दंडासन में बैठते हैं इस ब्लैंकेट के ऊपर और अपने C7 वर्टिब्री को फ्रंट एज ऑफ ब्लैंकेट पर प्लेस करते हैं। याद रहे कि आपके कंधे 1.5 इंच के करीबन पीछे रहेंगे फ्रंट एज ऑफ द ब्लैंकेट से। Once you have settled, put your inverted cup shaped fingers below your buttock bones and take a leap to go for हलासन। जब आप हलासन में आप अपने को स्टेबलाइज करते हैं तो इंटरलॉक योर फिंगर्स, एक्सटेंड योर हैंड्स एंड रोल योर शोल्डर्स। रोलिंग ऑफ द शोल्डर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज योर नेक गेट्स क्रैम्प्ड। फिर उसके बाद यू विल चेंज द क्रॉस ऑफ योर फिंगर्स एंड डू द सेम एक्शन, एक्सटेंड द हैंड एंड रोल योर शोल्डर्स। देन कम्स शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट के लिए क्रॉस योर थंब एंड एक्सटेंड इट एज फार एज पॉसिबल एंड देन चेंज द क्रॉस ऑफ द थंब। जैसे ही आप क्रॉस ऑफ द थंब चेंज करते हैं, यू आर वर्किंग ऑन बोथ द शोल्डर जॉइंट्स। होल्ड दिस पॉस्चर एंड स्टेबलाइज। स्टेबिलिटी आने के बाद बेंड योर नीज एंड पुट देम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ योर फेस। आप देख सकते हैं फ्रंटल एंकल्स आर टचिंग टू द फ्लोर। इफ़ यू हैव अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, नीज विल टच ऑन द फ्लोर एंड यू कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर हैंड्स बैकवर्ड। वंस यू स्टेबलाइज इन दिस, जब आप इसमें अपने को स्थापित कर लेते हैं, फिर आप अपने हाथ सामने से पीछे की ओर लाएं और दोनों घुटनों को बाहों में अपने लपेट लें। दिस पोज गिव्स यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेस्ट ऑन योर हार्ट, ऑन योर चेस्ट, ऑन योर लेग्स। इसके अलावा आप देखिए, इसमें जो आपके सिर की पोजीशन है वो कुछ ऐसी है जैसे एम्ब्रियोनिक, तो इट गिव्स यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीस ऑफ माइंड। ये पोज बहुत ही अच्छा है रिजुविनेशन के लिए। इससे आपकी लंबर स्पाइन में भी एक किस्म का मूवमेंट होता है, एक लुब्रिकेशन होता है। तो जिनको लंबर पेन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि
ऐसे एंगल पे लंबर स्पाइन को घुमाता है कि आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है। इस पोज में आप 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक रह सकते हैं और फिर आप अपने हाथ पीछे ले जाते हैं, टेक योर हैंड्स बैक एंड देन अगेन क्रॉस योर थंब, एक्सटेंड एंड स्ट्रेटन योर लेग इन हलासन। फिर हलासन में वापस आते हैं और फिर से एक बार आप इन्वर्टेड कप शेप फिंगर्स रखते हैं और अपने पैरों को मोड़ के यू टेक अ लीप एंड कम डाउन। यू कैन सिट इन दंडासन, स्ट्रेटन योर स्पाइन, स्ट्रेटन योर लेग्स। आपके पैर खिंचते हैं, स्पाइन खिंचती है और फिर आप एक बार स्टेबिलिटी पा लेने के बाद ताड़ासन में आ जाते हैं। यू स्टैब्लिश योर सेल्फ इन ताड़ासन। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि तमाम हमारे दर्शकों के मन में पहले ही संशय उठ गया होगा कि माय गॉड, इतने कठिन पोज को कौन कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं गर्दन में चोट लग जाएगी, कैसे करेंगे इसे। तो इसी का उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन सिखाते हुए, क्योंकि इससे आप ये कठिन आसन भी बहुत आसानी से चुटकी बजाते कर लेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए सीखते हैं कर्णपीड़ासन का इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको कर्णपीड़ासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ 2 कुर्सियों का इस्तेमाल किया है, एक बोल्स्टर और ब्लैंकेट आपकी गर्दन के सपोर्ट के लिए, एक ब्लैंकेट उनके सामने आपके हेड के सपोर्ट करने के लिए, एक चेयर जिस पे स्टिकी मैट रखी है जिस पे आपका शरीर स्थापित किया जाएगा और एक दूसरी चेयर जिस पे आपके टांग स्टैब्लिश किए जाएंगे। यहाँ ये बात दोहरानी बड़ी ज़रूरी है कि जो ये पैर रखने वाली चेयर है वो कर्णपीड़ासन में आप अपने जितने करीब रख सकें उतना बेहतर होगा। ये एक थंब रूल पे नहीं चल सकता, ये डिपेंड करता है कि आपकी हाइट और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। ये सब उपकरण आपने जब इकट्ठे कर लिए तो ताड़ासन से आप चेयर पे साइड वाइज बैठेंगे एंड देन यू विल टेक योर लेग्स ओवर द बार ऑफ द चेयर। आप इस चेयर को होल्ड नहीं कीजिए, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है, और फिर हाथ नीचे ले जाइए अंदर की ओर कुर्सी के और धीरे धीरे अपनी बटक्स को स्लाइड कीजिए, कंधों को बोल्स्टर पे आने दीजिए। देन यू बेंड योर लेग्स इन बद्ध कोणासन। आप देख सकते हैं द चेस्ट इज वाइड ओपन। ये स्टैब्लिश करना अनिवार्य है, इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड यू शुड ब्रीथ नॉर्मली। वंस यू आर इन टू दिस पोजिशन देन यू बेंड योर नीज, यू स्ट्रेटन योर लेग्स फॉर फ्यू सेकेंड्स इन सर्वांगासन और फिर पैर मोड़ते हुए बेंड योर नीज आप अपने पैर की उंगलियों को, टोज को चेयर पे रखते हैं एंड देन मेटाटार्सल्स ओवर द चेयर, फ्रंटल एंकल सपोर्ट किए हुए हैं एंड यू कैन सी बोथ द नीज इन हर केस आर टू द साइड्स ऑफ द फेस। ये बहुत ज़रूरी है। आपने क्लासिक पोज में ज़मीन पे रखे थे, हेयर दे आर हैंगिंग बट दे आर ऑन द साइड्स ऑफ द फेस। यू कैन सी हाउ द बटक्स आर रोलिंग एंड कितने अच्छी तरीके से इसमें स्पाइन ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड है और आपको वो सारे लाभ इससे मिल रहे हैं जो एक व्यक्ति क्लासिक पोज करके ले सकता है। इस पोज में आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रहेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल स्ट्रेटन योर लेग्स इन हलासन। अगेन गेट स्टेबिलिटी, ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू चेंज गेट स्टेबल। बहुत ज़रूरी है इस बात पे ध्यान रखना। और उसके बाद यू विल बेंड योर लेग, बार ऑफ द चेयर पे रखेंगे। अगेन गेट स्टेबिलिटी एंड स्लोली रिमूव द पाम्स एंड होल्ड द चेयर फ्रॉम आउटसाइड। कुर्सी को फिर सामने से पकड़ लीजिए और धीरे से स्लाइड आउट एंड बी ऑन द बोल्स्टर। आपके पैर के पंजे कुर्सी पे होंगे, हाथ साइड पे। गेट योर ब्रीदिंग नॉर्मल एंड देन टेक द राइट टर्न एंड स्लोली आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। यू कैन कम आउट एंड देन यू टेक अ ताड़ासन पोजिशन वंस अगेन। और इस तरीके से आप कर्णपीड़ासन के सारे लाभ उठाते हुए इम्प्रोवाइजेशन के जरिए लगातार इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम आपको सुप्त कोणासन सिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 6 ब्लैंकेट लंबा फोल्ड करके रखे हैं और इनके सब सिरे यानी कोर बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे हैं। पाइल हैज़ टू बी वेरी क्लीन। उसके आगे हमने एक बोल्स्टर रखा है जिसके ऊपर आप ताड़ासन से जाकर दंडासन में बैठेंगे। हमने ये बोल्स्टर इसलिए रखा है कि जब आप हलासन में जाएं तो आपकी कमर या पीठ में कोई झटका ना लगे और कोई भी व्यक्ति बिना डरे हुए इस पोज को कर सके। दंडासन में जाने के बाद आप अपनी गर्दन में C7 यानी जो
वर्टिब्रा गर्दन की सर्वाइकल 7th है उसको आप ब्लैंकेट के एज पे रखते हैं। जब आप वो C7 को ब्लैंकेट के एज पे रख लेते हैं तो ध्यान रहे कि आपके जो दोनों कंधे हैं वो करीबन 1.5 से 1.25 इंच अंदर की ओर रहें। थोड़ा सा आपको और पीछे आना होगा फर्श की ओर संदीप। हाँ जी, जब आपने ऐसे प्लेस कर लिया तो आप अपने हाथों की इन्वर्टेड कप शेप फिंगर्स बनाएंगे, बटक बोन के नीचे रखेंगे और फिर एक उलाची मार के आप सर के ऊपर जाएंगे अपने पैरों को लेके। इस तरीके से आप हालासन में जाते हैं और आप अपनी कमर को, बल्कि अगर प्रिसाइसली कहा जाए जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो लोअर मोस्ट रिब को पकड़ते हैं। उसकी स्किन को एक्सटेंड करने से आप अपनी स्पाइन उठाते हैं, साइड ट्रंक उठाते हैं और फिर आप दोनों पैर की उंगलियों को जोड़ देंगे और इस तरह से आप क्लासिक हलासन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद आप अपनी उंगलियों को हाथ की पीछे ले जाइए, खींचिए और इंटरलॉक करिए फिंगर्स को संदीप। इस तरह से आप अपने शोल्डर्स को प्रिपेयर करते हैं ताकि आपके शोल्डर्स रोल करके पीछे जाएं। यही क्रिया आप अपने इंटरलॉक बदल के फिर से करेंगे ताकि दोनों हाथ की उंगलियां बराबर से उसको सपोर्ट करें। एक बार अपने हाथों को आपने अच्छे से तान लिया और आपके दोनों शोल्डर्स रोल कर गए तो आप अंगूठे का क्रॉस बनाएंगे और क्रॉस करके थंब को आप अपने हाथों को फिर एक्सटेंड करेंगे। ये काम हम शोल्डर जॉइंट पे कर रहे हैं, यानी शोल्डर जॉइंट आप अच्छे से तैयार करेंगे और फिर वापस अपनी रिब्स को पकड़ेंगे और अपनी सामर्थ्य अनुसार, यानी आप जिस हद तक पैर फैला सकें दोनों पैर फैलाएंगे। सुप्त यानी सुपाइन एंड कोण यानी एंगल। ध्यान रहे कि जब आप पैर फैला रहे हैं तो आपके पैर के पंजे परपेंडिकुलर रहें। ऐसा ना हो कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैर फैला दें और वो कोलैप्स कर जाएं। आप देख सकते हैं संदीप ने अपने पैर की उंगलियों को ज़मीन पे ऐसे रखा है कि वो 90 डिग्री पे हैं। इस अवस्था को स्टेबलाइज करने के बाद आप अपने हाथ पीठ से हटाएंगे और दोनों पैर के अंगूठों को फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, हाथ की 3 इन उंगलियों से पकड़ेंगे। इस क्रिया को करते समय आपको ये याद रखना है कि अपनी स्पाइन उठाते रहनी है, ड्रॉप नहीं करनी है और इसे हम सुप्त कोण आसन कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें लेग्स को एक्सटेंड करने के लिए रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करना पड़ रहा है। आपने पैर के अंगूठे पकड़े हैं और उस पर आपकी टांगें काम कर रही हैं, तो ये लेग मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से टोन अप करता है। उसका एक्सटेंशन इतना बढ़िया करता है कि जिसका डायरेक्ट असर आपकी लंबर स्पाइन पे आता है और उसमें अगर आपको स्पैज़म है या दर्द है तो वो जाता है। और इसके अलावा आपकी जो ऑर्गेनिक बॉडी है, जो एब्डोमिनल की ऑर्गेनिक बॉडी है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर उठती है, तो उसमें एक बहुत ही नेचुरल मसाज होता है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर दी ऑर्गेनिक बॉडी। जब आप इसमें 30 सेकंड से 2 मिनट या जब बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए तो 5 मिनट रह लें तो आप धीरे से फिर आप अपने पैर के अंगूठों को छोड़ते हैं, वापस पैरों को सीधा करते हैं हलासन में और दोनों पैर जोड़ लेते हैं। हाथ फिर आपकी फ्लोटिंग रिब्स पे जाते हैं और आप उनसे मसाज करते हुए अपनी स्पाइन को उठाते हैं और एक बार फिर इन्वर्टेड कप शेप फिंगर्स रखते हैं पीछे और पैर बेंड करते हुए आप एक कुलाची मारते हुए वापस जाते हैं। इस तरह से आपकी बटक बोन्स सपोर्टेड हैं, उनको चोट नहीं लगती। आप दंडासन में आ जाते हैं। एक बार अपनी स्पाइन को दंडासन में खींचेंगे, पैरों को तानेंगे ताकि कोई स्पैज़म कहीं ना रह जाए और फिर आप ताड़ासन में वापस अपने को स्टैब्लिश करेंगे या स्थापित करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके लिए एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होनी चाहिए, यानी कुछ महीनों या कुछ वर्षों का अभ्यास होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस आसन के सारे फायदे उठाने हैं और आपके पास शरीर में न तो क्षमता है और न ही इतना लचीलापन, तो क्या तब भी संभव है? जी हाँ, आपको हम इसीलिए अब एक इसका बहुत ही आसान इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं सुप्त कोण आसन का बहुत ही सीधा और आसान इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको सुप्त कोण आसन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक कुर्सी का इस्तेमाल किया है और उसके आगे एक बोल्स्टर यानी गाव तकिया रखी है और उसके ऊपर भी एक ब्लैंकेट रखा है हाइट बढ़ाने के लिए। सर के नीचे रखने के लिए एक ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने यहाँ एक बेंच लगाई है, मगर आप यही सारी क्रिया अपने बेड के सामने भी कर सकते हैं। बेसिकली हमको वो हाइट चाहिए जो बेड की हाइट हो और विड्थ भी चाहिए ताकि आप अपने पैर फैला सकें। तो संदीप जो ताड़ासन में खड़े हैं वो चेयर पर बैठेंगे साइड वाइज
और बैठने के बाद वो अपने टांगों को कुर्सी के बार के ऊपर रखेंगे। कुर्सी के बार को आप दबाइए मत, खाली एक सपोर्ट के लिए आप रखते हैं। फिर कुर्सी को पकड़ते हुए ये नीचे जाते हैं और अपना हाथ अंदर से ले जाके पीछे के बार को पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने बटक स्लाइड की और शोल्डर्स ब्लैंकेट के ऊपर रखे और उसके बाद आप बद्धकोण आसन करेंगे एक बार पैरों से और अपनी चेस्ट को पर्याप्त रूप से खोलेंगे। ये आपकी वो चेस्ट है जो चेयर सर्वांगासन या सर्वांगासन में होनी चाहिए, बिल्कुल खुली। फिर दोनों घुटनों को जोड़ते हुए संदीप अपने दोनों टांगों को सीधा करेंगे और एक बार सर्वांगासन में जाएंगे। वहाँ से ये अपनी टांगों को, अगर अच्छे अभ्यासी हैं तो सीधी टांगें भी ले जा सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो पैर को मोड़ के और फिर इस बेंच के ऊपर आप अपने पैर रखते हैं। बेंच के ऊपर पैर रखने के बाद ये हाफ हलासन की स्थिति हुई जो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। फिर आप अपने पैरों को फैलाते हैं और जैसा हमने आपसे कहा, सुप्त कोण का मतलब है सुपाइन और कोण यानी एंगल, तो इन्होंने वाइड एंगल में अपने पैर फैलाए हैं। आप अपनी थाइज को कंटिन्यूअसली सक करके फ्रंटल थाइज को बैक थाइज की ओर ले जाएंगे। यू विल हार्डन योर थाइज, यू विल एक्सटेंड योर लेग्स एंड यू विल वाइडन योर लेग्स। आप देख सकते हैं इसमें कोई गर्दन पे, गले पे या शोल्डर पे कोई भी भार नहीं है। चेस्ट ओपन है और व्यक्ति चाहे उसके कंधों में दर्द रहा हो या उसकी क्षमता ना हो, इस सपोर्ट सिस्टम के साथ बड़े आराम से इस पोज को 5 मिनट तक होल्ड कर सकता है। आसनों का सबसे बड़ा जो एक खास काम है कि आपको उसे होल्ड करना चाहिए। जब तक एक अवधि तक आप एक इंडिविजुअल आसन को नहीं होल्ड करते, उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता। तो सपोर्ट सिस्टम या इम्प्रोवाइजेशन में जो डॉक्टर बीके सायंगर की बड़ी खोज रही कि क्या प्रॉप या क्या उपकरण यूज़ करें कि आप उस कठिन पोज को लंबे समय तक होल्ड करके मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद आप वापस हलासन में आएंगे जो इसी बेंच के ऊपर होगा, स्टेबल होंगे और अपने पैरों को मोड़ के कुर्सी पे वापस ले जाएंगे। एक बार फिर आप अपने हाथों को धीरे से निकालेंगे, बाहर पकड़ेंगे कुर्सी को और अपनी बटक्स को स्लाइड करेंगे, कुर्सी को धक्का नहीं देंगे। बटक्स जैसे ही बोल्स्टर पे आएँ, आपके पैर कुर्सी पे आ जाएंगे, आप स्टेबल हो जाइए। लेट द ब्रेथ शुड बिकम नॉर्मल। जब आपको लगे कि हाँ अब आपकी सांस नॉर्मल हो गई है, आप उतर आए हैं, तो आप धीमे से दाईं करवट लेते हुए इस पोज से बाहर निकल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और उसके बाद आप ताड़ासन में खड़े हो सकते हैं कि ये एक दिखने में बड़ा कठिन पोज इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए, उपकरण के आविष्कार के ज़रिए कितनी आसानी से किया जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है। अब हम आपको पार्श्व हलासन सिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 6 ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया है जो बहुत ही नीटली एक दूसरे के ऊपर पाइल करके रखी गई हैं। उसके नीचे एक स्टिकी मैट है ताकि वो फिसले नहीं, और एक बोल्स्टर जिस पर आप दंडासन में बैठेंगे। तो ताड़ासन से राकेश दंडासन में बैठेंगे, पटक्स ब्लैंकेट के ऊपर होंगी। शुरुआत में आप बोल्स्टर पे बैठेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप लेटेंगे तो C7 आपके फ्रंट एज ऑफ द ब्लैंकेट पे होगी। एक बार आपने C7 को प्लेस कर लिया तो ज़रूर देखें कि आपके कंधे 1.5 इंच फ्रंट एज ऑफ द ब्लैंकेट से अंदर हो। राकेश अपने कंधे और इसके बीच की दूरी को नाप सकते हैं और देख सकते हैं कि वो 2 से 2.5 उंगली तक के बीच का गैप हो। और फिर आप इन्वर्टेड कप शेप फिंगर्स बनाते हैं और बटक बोन्स को उसके ऊपर रखते हैं, नीज बेंड करते हैं और एक कुलाचे मार के आप हलासन में जाते हैं। एक बार हलासन में जाने के बाद आप अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को क्रॉस करते हैं, हाथ को पीछे तानते हैं और शोल्डर्स को रोटेट करते हैं। यही काम आप अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को इंटरचेंज करके भी करेंगे। इस स्टेबिलिटी के बाद आप शोल्डर जॉइंट को भी स्टेबल करते हैं और क्रॉस ऑफ द थंब के ज़रिए आप अपने हाथ एक्सटेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त राकेश ने अपनी साइड ट्रंक, स्पाइन कितने बेहतरीन तरीके से उठाई है। ऐसा कार्य 2 वजहों से हो रहा है। एक तो हाथ जब आप पीछे तान रहे हैं तो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, और दूसरा आप पैर के पंजों की कोर पे खड़े हुए हैं। इसके बाद आप चेंज ऑफ द क्रॉस ऑफ द थंब करेंगे और फिर अपने हाथों को फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर लाएंगे और पकड़ेंगे इस तरह से कि दोनों हाथ की उंगलियां डायगनली एक दूसरे को फेस करें। ऐसा करने से आप स्पाइन के दोनों ओर की स्किन को मसाज करते हुए उठाते हैं, जो आपके बॉडी वेट और स्पाइन को उठाती है। फिर आप सांस लेते हुए अपने लेफ्ट साइड में दोनों पैर को जोड़ के चलना शुरू करेंगे।
इसको पार्श्व अवस्था कहते हैं, जब आप हलासन में पार्श्व की ओर यानी साइड वाइज चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप चल रहे हैं आपको दो बातें ध्यान में रखती हैं। एक तो दोनों थाइस बहुत टाइट रहें ताकि लेग्स का वेट आपकी नेक पे ना आए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अपनी पेल्विक गर्डल रोटेट कर रहे हैं, साथ में एब्डोमेन रोटेशन हो रहा है, तो जो लेग बाहर की ओर है, जैसे इस वक्त आपका लेफ्ट लेग बाहर की ओर है, उस तरफ की साइड ट्रंक को उठाते चलिए, वरना आप जब साइड में जाएंगे तो बॉडी टिल्ट करने लगती है। सो मेक श्योर दैट एवरी रोटेशन इज फॉलोड बाय लिफ्ट ऑफ द स्पाइन, स्पेशली द साइड ट्रंक। इस अवस्था में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं और फिर आप पुनः सेंटर में आते हैं हलासन की अवस्था में। एक बार अपने को स्टेबलाइज करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं कि दोबारा से अपने इंटरलॉक कीजिए, दोबारा से थम्स को क्लैस्प कीजिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि गर्दन पे वेट आ रहा है और फिर से हाथ को आप कमर पे ले जाते हैं और स्किन को मसाज करते उठाते हैं और फिर आप इसको दोबारा, हम इतना ही कहेंगे आपसे कि हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको राइट साइड भी उसी प्रकार से अपने पैरों को चला के साइड वाइज ले जाना है। याद रहे, बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्रिकल। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि इसको भी दूसरी तरफ करना है तो ये एक मानी हुई बात है, ये कोई कहे या ना कहे, दोनों तरफ पोज बराबर से होनी चाहिए। एक बार आप हलासन में आ गए तो आप फिर से अपने इन्वर्टेड कप शेप फिंगर्स को बटक्स के नीचे रखेंगे, पैर को मोड़ेंगे और एक कुलांची मार के आप वापस दंडासन में आएंगे। एक बार आप हलासन से बाहर आ गए तो आप या तो स्लाइड करके सर की तरफ उतर जाइए या दाईं करवट लेके धीमे से उठ जाएंगे और वापस ताड़ासन में अपने को स्टैब्लिश करेंगे। तो अभी आपने देखा पार्श्व हलासन का ये करने का तरीका। आपको ये हम बताना नहीं भूलना चाहते हैं कि पार्श्व हलासन इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा काम करता है। ये इंटेस्टाइन की, स्पेशली कोलन की क्लीनिंग में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो स्पाइन का दर्द भी इससे जाता रहता है, क्योंकि एक किस्म का ट्विस्ट है। दिस इज़ अमेजिंग टू क्रिएट सर्कुलेशन अराउंड योर नेक, अराउंड योर पेल्विक गर्डल। मगर ये मानी हुई बात है, अगर आपको गर्दन में दर्द है या आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो 100% आपको इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है। तो चलिए हम अब आपको सिखाते हैं पार्श्व हलासन का बहुत ही आसान इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको पार्श्व हलासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं और आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि हम इसमें 3 कुर्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जिसके सामने बोल्स्टर रखा है और एक ब्लैंकेट है जो आपकी गर्दन के लिए है, और एक दूसरा ब्लैंकेट जो बोल्स्टर के सामने है वो आपके हेड को सपोर्ट करने के लिए है। एक चेयर पे आपने हलासन करना तो सीख ही लिया है, लेकिन अब उसके आगे की प्रक्रिया के लिए हम एक और चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जगह आप अपने घर पे कोई स्टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप ताड़ासन से चेयर पर बैठते हैं और दोनों पैरों को चेयर के बार के ऊपर अटका देते हैं। फिर धीरे से आप अपनी पीठ को पीछे ले जाते हैं, हाथ अंदर से ले जाके कुर्सी के बार को पकड़ते हैं और स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने में आपके जब शोल्डर बोल्स्टर पे आ जाएं तो आप अपने पैरों से बद्धकोणासन करिए और चेस्ट को ओपन कीजिए एंड गेट स्टेबिलिटी। आई एम रिपीटिंग इट, गेट स्टेबिलिटी। आपका स्टेबल होना इसमें अनिवार्य है, क्योंकि ये टर्नी टॉपसी पोजीशन है। अगर आपने हड़बड़ी की तो आप गिर सकते हैं। एक बार स्टेबलाइज हो जाने के बाद आप अपने दोनों घुटने जोड़ेंगे और जैसे हमने आपको कुछ पिछले एपिसोड में दिखाया था कि कैसे चेयर सर्वांगासन करते हैं, ऐसे आप सर्वांगासन में जाएंगे। सर्वांगासन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू फील कि अब मैं स्टेबल हूँ, पैर मोड़ के आप सामने वाली चेयर पे हलासन में जाएंगे, जिसे हम हाफ हलासन कहते हैं। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हाफ हलासन है, ये संपूर्ण आसन नहीं है, लेकिन हाफ कहते ही आप देख सकते हैं बॉडी वेट हाफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आप हाइट पे हैं। इस लाइटनेस का हम इस्तेमाल करते हैं और दोनों पैर को जोड़ लेते हैं और फिर दूसरी कुर्सी पे साइड वाइज हम अपने को टर्न करते हैं। पहली टर्निंग आपकी पेल्विक गर्डल से हो रही है और फिर आप धीरे धीरे पैर से जितनी आपके पास जगह हो टर्न कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अगर आप ये राकेश इस वक्त लेफ्ट साइड टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड की ही ट्रंक को उठाएंगे ताकि वो ड्रॉप ना करे। बेसिकली दोनों साइड ट्रंक्स जो हैं कोशिश करेंगे कि पैरेलल हों, दोनों टॉप थाइज बहुत ही अच्छे से सक्ड अप हों, सो दैट नो बॉडी वेट इज हैंगिंग ऑन योर नेक। इस पोज में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकते हैं और पुनः हलासन में वापस अपने को स्टैब्लिश कर सकते हैं।
फिर इसमें इस्टेब्लिश कीजिए और 30 सेकंड इसमें बिताइए। यही प्रक्रिया आप अपने राइट साइड कर सकते हैं, जो कि हम अभी आपको समय के अभाव की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये वही क्रिया है जो आपने लेफ्ट साइड की, वही आपको राइट साइड ज़रूर रिपीट करनी है। और फिर जब आप हलासन में पहुंच गए फाइनली, तो यहाँ से आप पैर मोड़ेंगे और दोनों पैर के पंजे बार ऑफ द चेयर पे स्टैब्लिश करेंगे। फिर धीरे से हाथ निकालेंगे और कुर्सी बाहर से पकड़ेंगे और धीमे धीमे अपनी बटक्स को बोल्स्टर पे लाएंगे। ट्राई नॉट टू पुश द चेयर, क्योंकि उसमें आपकी बटक्स को ज़मीन पे चोट लग सकती है। एक बार आपकी सांस स्टेबल हुई, यानी सांस अगर हेवी है और यहाँ इस पोजीशन पे आके आपको लगा कि अब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो अब आप राइट साइड टर्न करेंगे और वापस ताड़ासन में अपने को स्टैब्लिश करेंगे। यहाँ जो बात बहुत सराहनीय है हमारे गुरुजी के प्रति कि ये एक ऐसा पोज है कि जिनको नेक में प्रॉब्लम हो वो क्लासिक पोज बहुत आसानी से नहीं कर सकते, मगर इसको देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति कर सकता है, इसका फ़ायदा उठा सकता है बिना डरे हुए और बिना किसी नुकसान के। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इन इम्प्रोवाइजेशन से बहुत लाभ उठा रहे होंगे। हमें आशा ही नहीं, यकीन है कि हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए आप अपने अभ्यास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रयास में लगे होंगे। हमारे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।